नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ के सामान को कबाड़ कहने पर सासू माँ ने कराया बहू को गलती का एहसास। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विक्रम माँ को तो लेने चल रहे हैं, मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे इस घर में गांव की कोई चीज़ नहीं आएगी। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? माँ जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। ऐसे कैसे होगा? मैं इस घर की मालकिन हूँ, वो यहाँ रहने आ रही है तो उन्हें हमारे हिसाब किताब से चलना होगा। और अब उनकी उम्र हो गई है तो जितना चुप बैठेगी उतना ही अच्छा होगा। नीता ने ठुनकते हुए कहा। नीता, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। पहले हम वहाँ पहुँच जाए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि माँ कम से कम अपना सामान लेकर आए। कार की स्पीड बढ़ाते हुए विक्रम बोला। जैसे जैसे शहर की हद खत्म हो रही थी, वही गांव की गलियां आज भी बिल्कुल वैसी थी जैसे वह छोड़कर गया था। पगडंडी के आसपास वही लहराते खेत खलियान, मिट्टी के साथ आती गोबर की खुशबू, गाय भैंसों के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़, दीवारों पर छपे गए कंटे जैसे कि कई हो कोई सजावट, इमली जामुन के पेड़ों के पास उछलते कूदते बच्चे, आम के पेड़ों पर डले झूला जो ज़्यादा नहीं एक टाई रस्सी से बंधा, उस पर झूलकर मिलने वाली संतुष्टि और मज़ा हजारों रुपए के शहरी झूलों में भी ना था। विक्रम इन्हें देख धीरे धीरे खो सा गया। उसके पिता मोहन जी सरकारी हेडमास्टर, माँ राधिका गृहिणी थी, साथ में पुरखों की जमीन भी बहुत थी जहाँ खेतीबाड़ी भी खूब होती। धन धान्य से संपन्न होने के कारण मोहन जी ने अपने बेटे विक्रम को 8वीं से ही शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया। वे चाहते थे बेटा गांव से निकलकर शहर में तरक्की करे। विक्रम भी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने अपने पिताजी का हर सपना पूरा किया, मगर अब वो शहरी चमक धमक में खोने लगा, जिसके चलते गांव वो कभी कभी ही आता। उसके बाद उसने अपनी पसंद की लड़की नीता से विवाह कर लिया तो पिछले 16 वर्षों में 2-4 बार नाम रखने के लिए ही वे दोनों गांव आए, क्योंकि गांव में ना सारा समय बिजली पानी, ना सड़कें, ना ही शहरी व्यवस्था रहती। रिटायरमेंट के बाद भी बाबूजी गांव में ही रहकर खेती बाड़ी और समाज सेवा करते। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और रात में जो सोए तो उठे ही नहीं। माँ को अकेले रहते काफ़ी दिन हो गए, इसलिए विक्रम ने सोचा उन्हें अपने साथ ही रखा जाए ताकि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। पहले तो राधिका जी ने कहा, तेरे बापूजी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, उनके बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगेगा। वे मुझे छोड़कर चले जरूर गए हैं, मगर उनका एहसास घर के हर कोने में बसा है, जिसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। तो विक्रम बोला, माँ अब आपकी भी उम्र हो चली है, यहाँ अकेले रहना आपके लिए ठीक नहीं। कल आपको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ी तो मैं दिल्ली से अचानक आपके पास नहीं पहुँच पाऊँगा। आप बात को समझिए और हमारे साथ दिल्ली चलिए। बड़ी ना नुकर के बाद राधिका जी अपने बेटे के साथ जाने को राजी हो गई। अरे घर आ गया, गाड़ी रोको तो। नीता की बात सुन विक्रम वर्तमान में लौटा और गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। देखा तो माँ और मामा दरवाजे पर ही खड़े थे। गाड़ी से निकलते ही रसोई में क्या क्या पका है इसकी खुशबू सीधा नाक में पड़ने लगी। दाल बाटी चूरमा, साथ में मूंग दाल का हलवा, यही पकाया है ना माँ तुमने मेरे लिए? विक्रम अपने माँ के गले लगते हुए बोला। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, तेरी चटोरी जबान ने। इतना ही मेरे हाथों का स्वाद बाता है तो जल्दी जल्दी गांव क्यों नहीं आता? माँ की घिड़की पाकर विक्रम झेप गया। आखिर क्या कहता? जिस मिट्टी में जन्म लिया वह मिट्टी आज धूल बनकर आंखों में चुभती है। इसीलिए बात टालते हुए बोला, अब माँ जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, क्या खुशबू से ही पेट भर लूँ? हंसते हुए सब घर के अंदर पहुँचे। खाना खाने के बाद
सब अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। शाम को हरिया ने चाय के साथ मेथी की मठरी, बेसन के लड्डू सजा दिए। वाह वाह, मज़ा आ गया। पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन। मैं कितना लकी हूँ, अब मुझे ये सब खाने को मिलेंगे। नीता, तुम भी माँ से ये सब बनाना सीख लेना ताकि माँ के हाथों का स्वाद कुछ तुम्हारे हाथों में भी आ सके। मुस्कुराता हुआ विक्रम बोला, हाँ, मेरे हाथों में तो स्वाद है ही नहीं। अभी तक तो तुम पड़ोसियों के हाथ का ही खाना खाते रहे हो। मुझे जॉब पर भी जाना होता है, वहाँ बैठकर मैं मठरी लड्डू नहीं बनाती बैठूंगी। अगर इतना ही पसंद था ये सब तो कर लेते किसी अनपढ़ गांव की गवार से शादी, वही बनाती तुम्हारे लिए लड्डू पपड़ी। मुँह टेढ़ा करते हुए बोली, अरे बहू, तुम गुस्सा क्यों होती हो? इसकी तो मजाक करने की आदत है। सही कह रही हो, इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न हो, तुम क्यों बनाओगी? राधिका जी ने बात संभालते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ गांव में बहुत खुश हूँ। सारे आस पड़ोसी रिश्तेदार यही रहते हैं और तेरे किशन मामा का परिवार भी यही है। मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं। मैं फिर कहती हूँ, तुम लोग ही आया जाया किया करो। मैं यही रहूँगी बाबूजी के साथ। अरे माँ, तुमने फिर अपना नाटक चालू कर दिया। एक बार कहा ना तुम मेरे साथ चल रही हो तो चल रही हो बस। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। विक्रम चिल्लाते हुए बोला, तो ठीक है बेटा, कल मैं कुछ सामान बांध लूँगी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अगर तुम्हारे बाबूजी की कुछ यादें यहाँ से ले लूँ तो? हाँ माँ, तुम कैसी बातें करती हो? तुम जो चाहो रखो। मैं सारा घर पैक करवा कर वही बुलवा लेता हूँ। एक कील नहीं छोड़ूंगा यहाँ। विक्रम माँ को मस्का लगाते हुए बोल रहा था, पर नीता की आंखें देखकर वह डर गया जो उसे चुप रहने की सलाह दे रही थी। खाना खाने के बाद रात को राधिका जी ने सोचा, बच्चों को केसर वाला दूध देकर आती हूँ, सफ़र की थकान मिट जाएगी। मगर यह क्या, जैसे ही देहरी पर उनका पैर पड़ा, उनके कानों में बहू की आवाज़ आई, विक्रम, मैंने तुमसे कहा था ना, हम सिर्फ माजी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, कबाड़े को नहीं। देखा तुमने घर में माजी ने क्या क्या संभाल कर रखा है? शटर वाला टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो जिसे हर कभी चला देती है, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। यहाँ तक कि कमरे में बाबूजी के कपड़े, चप्पल, चश्मा तक उन्होंने बाहर नहीं फेंका है। और भी न जाने कितनी पेटियों में कबाड़ भरा हुआ है। ध्यान रहे, मेरे उस पेंसी घर में ये कचरा बिल्कुल नहीं जाएगा। आखिरी बार कह देती हूँ, और तुमसे नहीं बोला जाता तो मैं उनके मुँह पर बोलूँगी। आखिर मुझे किसी से डर नहीं लगता। गुस्से से तपतपाई हुई नीता बोली। विक्रम बड़बड़ाते हुए बोला, भगवान के लिए धीरे बोलो। अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अगर वह बाबूजी का थोड़ा सामान यहाँ से ले चलती है तो इसमें बुराई क्या है? हम उन्हें वहाँ मनाकर सारा सामान स्टोर में रखवा देंगे। कुछ दिन बाद तुम उन्हें बेच देना, कहानी ख़त्म। दोनों की बातें सुन राधिका जी और ज़्यादा देर वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। अपने कमरे की तरफ धीमी कदमों से बढ़ गई। अगले दिन राधिका जी एक सूटकेस लेकर तैयार कुर्सी पर बैठी थी। अरे माँ, तुम तो कह रही थी काफ़ी सामान लेकर चलोगी। राधिका जी बोली, बेटा, बाबूजी को यही रहने दो। तुम्हारे पिता एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके मरने के बाद भी उनकी बेकदरी हो, उनके सामान को कबाड़ कहा जाए और किसी स्टोर में रखकर कबाड़ी को बेच दिया जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ उनका सारा सामान यही रहेगा और मैं भी यही रहना चाहती हूँ। लेकिन तेरे मन रखने के लिए कुछ दिनों के लिए तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर वापस यही आऊँगी। राधिका जी की बात सुन बेटा बहू दोनों एक दूसरे का मुँह देख सकते में आ गए। लगता है
कल रात वाली बातें उन्होंने सुन ली। अब दोनों सिर झुकाए उनके सामने बैठे थे। उन्होंने आगे बोला, नीता बहू, माना तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है, मगर भगवान से तो लगता है। उनकी करनी तो चक्कर में ही चलती है। समय का पहिया घूमता है। जो हम करेंगे वह हमें वापस मिलेगा, ऐसा सोचना चाहिए। आज तुमने हमें और हमारे सामान को कबाड़ कहा है, कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यही कहेगा। तुम मानो या ना मानो, बेटा एक गृहिणी घर की हर चीज़ को बड़े प्यार, मेहनत और एक एक पाई जमा कर इकट्ठा करती है। कल को कोई आकर अगर उसे कबाड़ बोलता है तो उससे बड़ा घाव कोई हो ही नहीं सकता। तभी अचानक अपनी सास की बात सुन अचानक नीता को याद आया, कुछ दिन पहले ही उनका बेटा अनी ने हॉल के डेकोरेशन को लेकर कितनी बातें सुनाई थी। असल में उसे राजस्थानी डेकोर बहुत पसंद है। कहीं भी जाती है, अगर कुछ राजस्थानी ट्रेडिशनल उसे पसंद आ जाता है तो झट से खरीद लेती है। हॉल में कठपुतलियाँ, कांच वाले मोर, ऊँट के शोपीस, दीवान कवर, कुशन कवर, सोफा कवर, सभी कुछ लाल पीला चटक रंग के हैं। जिसे देख अनी बहुत गुस्से से बोला, ये चमचमाता ड्राइंग रूम बहुत बुरा लगता है। मेरे हर दोस्त के घर एक से एक मॉडर्न सजावट है, जिसे देख मुझे जलन होती है। जिस दिन मेरी चली उस दिन सारा सामान कबाड़ी को बेच दूंगा और हल्के और मॉडर्न लुक से डिजाइन करवाऊंगा। तब अपने बेटे की बात सुन उसे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। आज अपनी सास की बात सुन उसे एहसास हुआ कि उन्हें भी कितना बुरा लगा होगा कि उनकी जोड़ी चीज़ों को उसने कबाड़ कहा। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी शहरी चमक दिमाग में कुछ ज़्यादा ही खो गई थी। भावनाओं की कदर करना भूल गई हूँ, मगर आपने आज एहसास करवाया कि चीज़ों के साथ लगाव कितना गहरा होता है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जो चाहती है वह आप हमारे साथ लेकर चलिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहू, इन सब में गलती तुम्हारी भी नहीं है। बेटा भी तो सामान की बेकदरी ही कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ से कोई सामान नहीं ले जाने वाली। विक्रम ने भी माँ की भावनाओं को बुरी तरह चोटिल किया था, इसीलिए माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो और आप जो चाहो यहाँ से लेकर चलो, वरना मुझे लगेगा आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तो ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं सिर्फ बाबूजी द्वारा दिल्ली से लाया गया 2-in-1 लेकर चलूँगी, जिसमें रेडियो प्रसारण भी होता है और कैसेट लगाकर मनचाहे गाने भी सुन सकती हूँ। कुछ कैसेट हमने रिकॉर्ड भी की थी हमारे बेसुरे गाने की, वो भी अकेले में सुन लिया करूँगी। अपनी सास की बात सुन नीता बोली, माँ जी, यह तो बहुत बढ़िया बात है। आप और बाबूजी गाना गाया करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मैं आपको हमारी सोसाइटी में चलते म्यूजिक क्लास में दाखिला दिला दूंगी। आप गाने की और अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसी टेप रिकॉर्डर में अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड कीजिएगा। माँ जी, बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पैसों के नशे में भावनाओं का मोल भूल गई थी। अब आप साथ रहेंगी तो आपकी शिक्षा मुझे हर कदम पर राह दिखाती रहेगी और आगे ऐसी कोई गलती करने से रोक देगी। आंसू पोंछते हुए राधिका जी ने बैग में मोहन जी की फ़ोटो रखी और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए नए सफ़र पर उनके साथ चल पड़ी।